बीकॉम पार्ट फर्स्ट के कॉस्टिंग के पेपर में बच्चों हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देख रहे हैं। इसका पार्ट सेकंड आज हम देखेंगे। फर्स्ट हम देख चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और ये जॉब से थोड़ा सा डिफर है, तो वो भी चीज़ आज हम इसमें समझने वाले हैं कि जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है। बच्चों जॉब कॉस्टिंग में हमने देखा था कि किसी छोटे कार्य के लिए उसको जो है जॉब के लिए जो है कॉस्टिंग की जाती है, और कॉन्ट्रैक्ट में हम देख रहे हैं कि कोई लंबी अवधि का है या बड़ा काम है तो उसके लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। दोनों का मैंने आपको बताया था तरीका कि कंसाइनमेंट की तरह एक छोटा सा अकाउंट बनाइए, डेबिट क्रेडिट, और उसका जो रेफरेंस उसका प्रॉफिट होता है। थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होगा तो उसमें एस्टिमेटेड कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो है उसका वही रहेगा। तो डिफरेंस देखते हैं हम इसमें। साइज, जॉब कॉस्टिंग रेफर्स टू वेरी स्मॉल वर्क, है ना। जॉब में क्या होता है, छोटा कोई काम होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में काम बड़ा होता है। जो मैंने आपको कहा, बिल्डिंग है, ब्रिज है, पुल है, सड़क है, रोड है, जो भी बनाने हैं ये सब उसमें आते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड किया जाए, सारे जो भी खर्चे होते हैं उनको जो है जॉब के अंतर्गत चार्ज नहीं किया जाता है। ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आर चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसमें सारे ही खर्चे चार्ज किए जाते हैं। भाई अब जॉब आपने छोटा सा जॉब जिसको चार्ज करेंगे, दैट मीन्स आप उसको कस्टमर से वसूल कर रहे हैं, तो आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि कस्टमर से पैसा लिमिटेड वसूल करें। वेरिएबल चार्जेस वसूल कर लीजिए। अगर आपने फिक्स भी उसकी कॉस्ट में डाल दिया तो क्या होगा, उसकी कॉस्ट अनावश्यक रूप से बढ़ेगी और आपसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का छोटे छोटे जॉब का कार्य आपसे नहीं करवाएगा। तो अब ये निश्चित करना होगा कि हमें जो है कौन से खर्चे जो है जॉब पर डाल करके ग्राहक से वसूल करने हैं। इसके बाद आता है कि प्रॉफिट डिटर्मिनेशन कैसे किया जाए, है ना। तो जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है कि प्रॉफिट जो है आफ्टर ऑल कॉस्ट रिलेटेड टू द जॉब इज इनकर्ड, है ना। प्रॉफिट जो है सारी जो भी खर्चे किए गए हैं उसके बाद में उसका प्रॉफिट निकाला जाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंतर्गत क्या होता है बच्चों, ये जो है सेवरल ईयर्स का होता है, तो हम ऐसा इसका एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। और इसलिए क्या है कि उसमें नॉशनल प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, काल्पनिक लाभ किया जाता है। क्योंकि जैसे 4 साल कॉन्ट्रैक्ट आपका चल रहा है, तो पहले साल में आप उसको काल्पनिक लाभ निकाल लेंगे, है ना, उसके एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालते हुए, उसके खर्चे निकालते हुए। इसके बाद में सेकंड ईयर में भी ऐसे ही करेंगे, थर्ड ईयर में, फिर जाके फाइनल ईयर में आपका एक्चुअल प्रॉफिट आपके सामने आएगा, जो कि उसकी टोटल आपको पैसा मिला, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिली, और उसमें से आपने कितना खर्चा किया उसके बाद मिलेंगे आपका जो है प्रॉफिट होगा। तो ये जो है प्रॉफिट डिटर्मिनेशन में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लंबे पीरियड का है। कॉम्प्लेक्सिटी इन अकाउंट्स, है ना। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी जितने आपके अकाउंट्स शॉर्ट है उतनी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है, तो वहाँ पर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है। लेकिन अंडर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी अकाउंट्स में ज़्यादा होती है। थोड़ा सा उसमें जो है तो ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना होगा आपको। एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना, नॉशनल प्रॉफिट निकालना, एस्टिमेटेड करके जो सारे अकाउंट्स बनाना, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो ये मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी। वर्क प्लेस, है ना। अंडर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग वर्क इज डन इन द कंपनीज फैक्ट्री, आपको जो है काम आपकी फैक्ट्री में ही करना है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में आप फैक्ट्री में किससे काम कर सकते हैं बताइए। आपको रोड बनाना है, आपको पुल बनानी है, आपको जो है सड़क बनानी, तो ये सारे जो भी काम होते हैं, बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, बड़ी बिल्डिंग के मॉल बनाना है, तो ये सब आपकी जो है वर्क साइट पर जाकर के आपका जो है काम होता है। तो ये डिफरेंस होगा वर्क प्लेस का। पेरोल, पेरोल इज प्रिपेयर्ड आइदर एट द साइट और एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। उसमें क्या होता है कि पेरोल बनाया जाता है, बहुत सारे आपके वर्कर्स हैं, तो साइट पर या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होती है, वहाँ बैठ करके आप डिसाइड करते हैं कि कौन से कर्मचारी को कितना पेमेंट करना है और उससे कौन सा काम लिया जाना है। तो कंट्रोल देखिए, द स्केल ऑफ ऑपरेशंस एंड कॉस्ट कंट्रोल बिकम्स डिफिकल्ट ड्यू टू द थेफ्ट ऑफ मटेरियल, लेबर टाइम यूटिलाइजेशन एंड पिल्फरेजेस। कई बार क्या होता है कि कॉस्ट कंट्रोल करने में आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मटेरियल आपका साइट पे पड़ा हुआ है अलग अलग जगह पे, लेबर आपका जो है उनको यूटिलाइज पूरा करना है, आप नहीं जा पा रहे हैं साइट पे तो लेबर आपका पूरा काम नहीं कर रहा है। पिल्फरेजेस, इस तरह से कोई भी जो है लूट मार कुछ भी प्रॉब्लम्स आपके जो है साइट्स पे हो सकती है, तो वो ध्यान रखना होगा, कंट्रोल करना होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में होता है, जॉब में तो ये प्रॉब्लम्स होंगी नहीं ना बच्चों, जो क्योंकि आपने एक ही जगह बैठ करके काम किया है। तो अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट वाले में इसको अच्छे से समझेंगे। फिलहाल छोटा सा यहाँ देखते हैं कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो प्रॉफिट इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर कैन बी एसर्टेन। हर साल अपन को प्रॉफिट तो निकालना होगा, चाहे आपका लंबे समय तक चल रहा है तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, और अगर एक ही साल में तो उसका एक्चुअल कॉस्ट आप निकालेंगे। और जो आपका जो लॉस होता है, लॉस में आपको कुछ नहीं सोचना है कि कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो ऑन द कंजर्वेटिव अप्रोच द वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली। अगर डब्ल्यूआईपी आपका है तो उसको कॉस्ट पर ही कैलकुलेट करिए, है ना। क्योंकि अभी आपको पता कैसे चलेगा भाई, नो पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। आप ये कह देंगे कि भाई ये तो वर्क इन प्रोग्रेस अभी काम आधे में है, तो उस पर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, तो उसको जो है कॉस्ट प्राइस पर ही दिखाया जाना चाहिए। Arguments in favor of this approach is until
until a contract is completed, nobody can say that ultimately there will be profit. जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं, आपको क्या पता आगे क्या होगा। तो इसलिए आप उसे प्रॉफिट की परिभाषा मत दीजिए जब तक कि आप उसको एंटीसिपेटेड मान के चल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट आप नहीं कह सकते। इफ प्रॉफिट इज कंसिडर्ड, इनकम टैक्स शैल बी पेबल ऑन दैट प्रॉफिट मच अर्लियर देन द ईयर ऑफ कंप्लीशन। अगर आप उसे प्रॉफिट मान लेंगे तो क्या होगा, फिर आपको इनकम टैक्स भी पे करना पड़ेगा उस पर। तो मतलब मुसीबतें बढ़ेंगी। तो आप उसको प्रॉफिट तभी मानिए जबकि वो एक्चुअल प्रॉफिट होता है, तब तक एस्टिमेटेड प्रॉफिट मानते हुए जो है उसे सालों में आगे ट्रांसफर करते जाइए। ठीक है, इसी तरह से जो है लास्ट अपने पॉइंट लिया है इसका कि अ कॉन्ट्रैक्ट में शो है प्रॉफिट ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ एग्जीक्यूशन। शुरू में जो है कॉन्ट्रैक्ट में आपको लगता है लाभ हो रहा है, लेकिन लास्ट में जाते जाते लॉस में कन्वर्ट हो गया, फिर क्या करेंगे आप। तो इसलिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट ही दिखाना ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट आप नहीं मान सकते। और इसी तरह से क्या होता है कि आपने डिविडेंड भी दे दिया उन सालों में, भाई आपको तो लाभ हो रहा है। अगर आपने लाभ नहीं दिखाया तो आप लोग डिविडेंड भी नहीं बांटोगे। तो मतलब कुल मिला के डिविडेंड बांटना, इनकम टैक्स, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी तब क्रिएट होंगी जब आप उसे प्रॉफिट मान लेंगे। तो अगर अभी तक एस्टिमेटेड है, आपका कॉन्ट्रैक्ट अधूरा है, तो वो प्रॉफिट जो है इस तरह से बांटने के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए। धन्यवाद।